हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी मैगजीन से आर्टिकल लिए गए हैं। उस पर बेस्ड मैंने एडवांस्ड और मॉडरेट क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको प्रीलिम्स में किसी तरह की दिक्कत ना हो और आपको सारी डिटेल पता लग पाए कि मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी में क्या ऑब्स्टेकल आते हैं। देखो, पहला आर्टिकल रिलेटेड है आधार से रिलेटेड। आधार से रिलेटेड क्यों? देखो, रिसेंटली क्या हुआ है, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है। कहाँ पर? आप ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर बिहार के केस में देखोगे। ये क्या हो रहा है, इलेक्टोरल रोल है जो उसकी रिवीजन देखने को मिल रही है कि किस तरह से वहाँ पर जो अ, वोट हैं उनको रिमूव किया जा सके, जो डबल आइडेंटिटी बनाए हुए हैं वोटर आईडी, और जो अदर स्टेट में रहने लगे हैं उनकी आइडेंटिटी को बिहार से रिमूव किया जा सके और न्यू आइडेंटिटी डेवलप की जा सके जो न्यू वोटर्स आए हैं बिहार में। ठीक है, और जो रह रहे हैं बहुत सालों से। तो इस चीज के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही। तो इस पे क्या है, अपोजिशन ने, हमने आपसे डिस्कस किया था, अपोजिशन ने कहा था कि इससे क्या होगा, जो जेन्युइन वोटर हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। जेन्युइन वोटर का क्या मतलब, अपोजिशन ये कहना चाह रही है कि जो गवर्नमेंट सत्ता में है इस टाइम बिहार में, वो चाहती है जो लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं उनको रिमूव किया जाए। अब इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स माँगी थी, एप्रॉक्स 11 डॉक्यूमेंट माँगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर आपको 11 डॉक्यूमेंट चाहिए तो आधार क्यों नहीं? एक जज साहब ने कहा कि अगर आधार मेरे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए यूज़ हो सकता है तो वोटर आईडी बनाने के लिए यूज़ क्यों नहीं हो सकता? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, भाई इसी टाइम ये इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज़ रैंडम क्यों आई? क्यों आपने ये पहले से स्टार्ट नहीं की? तो ये सब चीज़ें क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है वोटर के माइंड में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उल्लंघन भी देखने को मिलता है इस चीज़ में, ये अपोजिशन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल से। क्या है? देखो, रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो मेंटेनेंस है एस-400 मिसाइल का और उसके कैनिस्टर का वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक फर्म हमने क्या है इंडिया में ही ढूँढी है ताकि उसका डोमेस्टिकली मेंटेनेंस किया जा सके। तो ये बात इंडिया के द्वारा की गई। अब बेसिक्स क्या है कि एस-400 ट्राइम मिसाइल क्या होती है? देखो, पहली चीज़ ये जान लो, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है जो क्या करता है, डिफेंस करता है। नाम ही इसका है एस-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल। डिफेंस का क्या मतलब है कि मान लो बहुत सारे ड्रोन आपकी कंट्री पर वार करते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है? अब यहाँ पर ये इंडिया का नीचे का पेनिनसुलर रीजन है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर मिडल ईस्ट से अटैक हुआ, एज़्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ड्रोन का अटैक हुआ है तो ये कैनिस्टर्स में से बहुत सारी मिसाइल एक साथ निकालेगा। देखो क्या बताया गया है, 4 मिसाइल जो है एस-400 की लॉन्च की जा सकती हैं इस कैनिस्टर में से। ये कैनिस्टर होता है, इसमें से मिसाइल निकलती हैं। देखो ये दिया गया है ऐसे, इसमें से मिसाइल निकलती हैं। तो ये यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से ये हमारे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट बात की क्या कही गई है, इंडिया ने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है, ये आपको पता होना ही चाहिए। कभी-कभी कभी-कभी यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा कि एस-400 नाम नहीं देंगे, जो इंडिया ने नाम रखा है वही नाम उनके द्वारा यूज़ किया जाएगा। नाटो की जो रिपोर्टिंग नेम है इसको SA-21 ग्रोलर्स है, ठीक है? ग्रोलर, ठीक है? अब क्या है, इसकी रेंज जो डिटेक्टिंग रेंज है वो 600 किलोमीटर तक। देखो देखो यहाँ आप देखो, मैक्सिमम डिटेक्टिंग रेंज इसकी जो है 600 किलोमीटर तक है, मगर इसकी मैक्सिमम रेंज जो वार करने की है वो 400 किलोमीटर है। मतलब 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन आएगा, मिसाइल आएगी, उसको मार गिराएगा, मगर डिटेक्शन, ये इसमें जो रडार सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेगा 600 किलोमीटर तक कौन सी चीज आ रही है। तो ये चीज यहाँ बताई गई है, इसमें एडवांस फेज्ड एरे लगाए गए हैं, रडार हैं और 360 डिग्री पर कवरेज करते हैं, मतलब सब तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये बात फ्रंट पेज पर इसके बारे में बताई गई है, ठीक है? और ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार जाती है, तो ये एक रिवर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं।
अब नेक्स्ट आर्टिकल क्वाड से रिलेटेड है। देखो क्वाड से रिलेटेड ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर जो एमसीक्यूज़ मैंने डाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड जो है एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंज़ो आबे 2007 में उन्होंने दिया था, मगर इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अ, इंटर करने से डिनाई कर दिया था चाइनीज़ प्रेशर में। मगर 2017 में क्या हुआ यूएस के साथ मिलकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान आए और उन्होंने क्वाड्रिलेटरल ये कोलिशन अलायंस बनाया। देखो ये इंडिया हो गया आपका, ये यूएसए हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और कौन-सी कंट्री बात की गई है? जापान, ये जापान हो गया। ये चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है। ठीक है? तो इस तरह से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कन्फ्यूज़न है आपको वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मालाबार एक्सरसाइज़ होती है, तो मालाबार एक्सरसाइज़ में क्या क्वाड के ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको अभी दूर होगी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से। रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ यहाँ पर स्टैम्पीड देखने को मिली थी, तो उसके बाद मांझी जो वहाँ के मिनिस्टर हैं और हमारे कैबिनेट के भी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इसकी यात्रा की जो अरेंजमेंट है, उसको चेक किया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जगन्नाथपुरी यात्रा और इसके बेसिक्स और किसके द्वारा ये फ़ॉर्म की गई, कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसमें वुड का यूज़ होता है या नहीं होता, ये सब चीज़ें। देखो, पहली चीज़ जान लो, ये एनुअल हिंदू फेस्टिवल है। जो हेल्ड किया जाता है मतलब होता है पुरी उड़ीसा में। इसमें सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ की जर्नी को कहाँ किसके साथ? उनके शिवलिंग के साथ। जो हमारे लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट किया जाता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है वो अपने शिवलिंग के साथ। इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व होता है? लॉर्ड जगन्नाथ इन्वॉल्व होते हैं, लॉर्ड बालाभद्रा इन्वॉल्व होते हैं और गॉडेस सुभद्रा इन्वॉल्व इन्वॉल्व होती हैं। ये ये जो है, ये तीनों जो रथ हैं, इनके तीनों के अलग-अलग रथ होते हैं और ये शिवलिंग है, ये ट्रैवल करते हैं गुंडीचा टेम्पल पर, जो मैटरनल आंट है। मतलब मैटरनल आंट का मतलब माँ की बहन। तो मैटरनल आंट की जो टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल, नाम लेने में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि उड़ीसा की ये लैंग्वेज है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, गलती हो जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गुंडीचा टेम्पल पर ये क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, इसमें क्या होता है 3 रथ बनाए जाते हैं वुडन के, मैसिव रथ बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे लाखों की मात्रा में डिवोटी होते हैं, वो इसको रन कराते हैं या पुल करते हैं। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ चैरियट कहा जाता है क्योंकि जो चैरियट्स हैं, वो जो रथ हैं, वो वुडन के बनाए जाते हैं। लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि ये एमसीक्यू पूछा था, इसमें आयरन यूज़ होता है, तो गलत हो गया था, वो आयरन इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है? ये फेस्टिवल आषाढ़ मंथ में जो जून-जुलाई में होता है, शुक्ला पक्षा में मनाया जाता है। मतलब सेकंड डे जो होता है इस मंथ का, उसमें मनाया जाता है। इसको ट्रेडिशन को स्टार्ट किया गया था 12th सेंचुरी में, जो वहाँ के किंग थे आनंद वर्मन चोदगंगादेव, ठीक है? इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। रिटर्न जर्नी जब हम गुंडीचा टेम्पल से रिटर्न आते हैं जगन्नाथ टेम्पल की तरफ, तो उसको बहुधा यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुधा यात्रा कहते हैं। इसमें जो चैरियोट है वो बहुत ही अच्छी क्राफ्ट बनाई जाती है, मोटिव्स बनाए जाते हैं, मोटिव्स मतलब पत्तियाँ, और इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट और इक्वालिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वन ऑफ द इम्प्रेसिव टेम्पल है इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा की, ठीक है? ये जो है व्हाइट पगोड़ा के नाम से फेमस है। देखो, एक ब्लैक पगोड़ा के नाम से उड़ीसा में टेम्पल है और एक व्हाइट पगोड़ा के नाम से। अगर आपको नहीं पता है तो इस टाइमलाइन में टाइम के साथ आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मैं ब्लैक पगोड़ा की सारी खासियत नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये जो आपकी जगन्नाथ टेम्पल है, ये चार धाम पिलग्रिमेज की एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट है, मतलब पार्ट है। जैसे बद्रीनाथ हो गया चार धाम यात्रा में, द्वारका हो गया कहाँ पर? गुजरात में। जगन्नाथ टेम्पल हो गया पुरी में जो हम पढ़ रहे हैं, और रामेश्वरम टेम्पल हो गया तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है, ठीक है? ये आर्किटेक्चर जो है कलिंगा आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये कलिंगा आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है? कर्वीलीनियर टावर है। कर्वीलीनियर टावर क्या होता है कि स्टार्टिंग में सीधा होता है, फिर कर्व होता हुआ अंदर को जाता है ऐसे।
ये कर्वीलिनियर टावर की बात की गई है। एक-एक लाइन बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इंट्रिकेट कार्विंग मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे ये जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, इसी को इंट्रिकेट कार्विंग कहा गया है। ठीक है? ऑर्नामेंट स्कल्पचर, यहाँ पर आपको स्कल्पचर भी मिलेंगे, जैसे ये देखने को मिल रहे हैं बाहर को टाइगर। ठीक है? नेक्स्ट बात देख लेते हैं टेम्पल कॉन्सेप्ट। टेम्पल जो है वो सराउंडेड होता है हाई वॉल से, मतलब इसकी टेम्पल जो है एक वॉल बनी होती है, ठीक है? मतलब जैसे आप देखेंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स जो होती थी, वो उसमें वॉल होती थी चारों तरफ ऐसे। जैसे-जैसे कोई राजा जीतता जाता था, वो सैंक्टम के बगल में वॉल को बड़ा करता चला जाता था। इससे क्या होता था, पेरिफेरी टेम्पल की बढ़ती चली जाती थी। जबकि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो ये टेम्पल पर कोई भी वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ये ओपन होती है। अगर ये ओपन है, ये ओपन है, आप कभी भी नॉर्थ इंडिया में जाएँगे। मतलब मैक्सिमम अब तो जो है डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गए, ये पहले की बातें बताई जा रही। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है कि इसमें जो है 4 स्ट्रक्चर हैं। देखो विमाना क्या कहते हैं? देखो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में एक नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, एक साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर होता है और एक जो है बीच में कर्नाटका में एक आर्किटेक्चर पाया जाता है, ठीक है? उसको नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूँगा। तो ये विमाना क्या होता है? सैंक्टम के ऊपर होता है। अगर आप सैंक्टम देखेंगे तो मेन सैंक्टम ये है। मेन सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पर मेन डिटी बैठी होती है। मेन डिटी का मतलब है जो हमारे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट भगवान हैं, उनकी मूर्ति होती है। तो इसे विमाना कहते हैं और ये सैंक्टम रखता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इसे शिखर कहा जाता है। ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मगर वो रेगुलर नहीं रह पाया, हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें जगमोहना होता है। जगमोहना क्या होता है? असेंबली हॉल होता है, ठीक है? जबकि ये जगमोहना नॉर्थ की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें ये मंदपा कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदपा कहलाता है। अब ये असेंबली हॉल होता है। असेंबली हॉल का क्या मतलब है? यहाँ पर डीटी आके इकट्ठा होते हैं, कीर्तन करते हैं और देखते हैं और प्रेयर करते हैं। ठीक है? ये बात की गई। नटा मंदिरा होता है फेस्टिव हॉल, मतलब यहाँ पर डांस वगैरह होते हैं फेस्टिवल में, ये नटा मंदिरा। भोगा मंडप हॉल ऑफ ऑफरिंग होता है। आपको ये लगता होगा इतना सब कुछ नहीं पूछेगा। देखो यूपीएससी के मूड की बात है भाई, वो टफ से टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, इजी से इजी पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जगमोहना क्या होता है, नटा मंदिरा क्या होता है और भोगा मंडपा क्या होता है। भोगा मंडपा क्या होता है कि आप भोग जो आप ऑफरिंग करना चाहते हैं उसमें पंडित जी कैसे करेंगे। देखो जगन्नाथपुरी टेम्पल को क्या कहा जाता है? यमनिका तीर्था कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं जो इस जगह की यात्रा करता है, उसकी मृत्यु को टाल दिया जाता है गॉड यम के द्वारा। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किए, बहुत कम आर्टिकल डिस्कस किए। क्यों डिस्कस किए कम? कि कोई भी चीज़ फ्यूचर में आती रहेगी, इम्पोर्टेंट है सब चीज़ को लेकर चलना। अब एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। देखो, पूरी रथ यात्रा से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बता रहा है, पूछ रहा है कौन-सा करेक्ट है। देखो पहला क्या है, ऑल 3 डिटी लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा, लॉर्ड सुभद्रा हैव इंडिविजुअल चैरियट कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर। बिल्कुल सही। 3 चैरियट होते हैं इसमें और तीनों को डिवोटीज़ के द्वारा रन किया जाता है, खींचा जाता है, पुल किया जाता है। रिटर्न जर्नी ऑफ रथ यात्रा इज़ नोन एज़ गुंडीचा यात्रा। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत। देखो, बिल्कुल सही इसलिए बोला था आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। गुंडीचा यात्रा नहीं कहते हैं, इसको मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा था, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको क्या कहा जाता है? इसको बहुधा यात्रा कहा जाता है भाई। जो रिटर्न जर्नी होती है गुंडीचा टेम्पल से, इसे गुंडीचा यात्रा नहीं कहा जाता है, बहुधा यात्रा कहा जाता है। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है मेरा भाई। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है? तो ये जो है हमारा गलत हो गया, तो दूसरा गलत तो सी कट गया और ए कट गया और डी कट गया। बी बचा 1 एंड 3 आंसर सही है। तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कार्विंग ऑफ चैरियट इज़ परफॉर्म्ड बाय स्पेशल डेजिग्नेटेड आर्टिसन रूपाकर सर्विटर। बिल्कुल सही है। ये बहुत टफ है, ये अक्सर आपको आर्ट एंड कल्चर में नहीं मिलेगा, मगर एक बार आप ज़रूर देख लें। आप एक्सप्लेनेशन अगर इसका देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रूपाकर सर्विटोर स्किल्ड आर्टिसन होते हैं जो डिजाइन करते हैं और कार्व करते हैं चैरियट को, रथ को मतलब। रिटर्न जर्नी को बहुधा यात्रा कहा जाता है
गुंडीचा यात्रा नहीं कहा जाता है और सबके अपने सेपरेट रथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रिलेटेड है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो जुडिशरी स्क्रूटनी अभी आपको देखने को मिली है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के केस में। तो पहला क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अंडरस्टैंड, गलत मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपके अंदर कंफ्यूजन आए, जब कंफ्यूजन आएगा तभी आपको क्लियरिटी आएगी। देखो पहली चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र होता है। दूसरी ये चीज फॉर्म स्टेबलाइज की गई है आर्टिकल 324। ये तो हम अ, उसमें भी हमने देखा है, पॉलिटी की सीरीज जो फ्री इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो पहला बिल्कुल सही हो गया है। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 empower इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट बोथ समरी एंड स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल अंडर सेक्शन 21। बिल्कुल ठीक, यही चीज तो मेरा बताने का मकसद था कि हम जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में उसमें सारी डिटेल नहीं दी होती है, इसीलिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ता है, इसीलिए सर्च करना पड़ता है अपने माइंड से कि भाई जो इलेक्टोरल रोल की एक्सरसाइज है, ये किस एक्ट के अंदर दी है, किसके द्वारा की जा रही है, कहाँ से इन्हें पावर मिल रही है। इस तरह की थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दूसरा भी एकदम राइट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बिल्कुल सही है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और रिमूवल इसका सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होता है। ये 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड सारी डिटेल फिर से डिस्कस करूंगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2023 के जजमेंट की बात की गई, ये कौन से जजमेंट की बात की गई, अनूप बर्नवाल केस। मैंने डिस्कस किया था कि अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मगर इसको एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह क्या कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को एक मेंबर बनाया गया, तो गवर्नमेंट की फिर बहुतता हो गई। तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है अपॉइंटमेंट में, तो बिल्कुल सही, तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो ऑल सही है, देखो 324 के तहत होता है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया है 1950 में कि कैसे इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और रिमूव और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होता है। अनूप बर्नवाल केस 2023 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर देने को कहा था, मगर इसके बाद क्या हुआ, ये जो मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको रिमूव कर दिया गया। अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, पीएम है और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है, और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एस ट्रायम्फ मिसाइल से, क्या कह रहा है कि इंडिया के रेफरेंस में अभी डोमेस्टिक फर्म को जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है एस ट्रायम्फ पे, उसके कुछ क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिए हैं, उससे रिलेटेड आपको बताना है। इट रिफ्लेक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटेंट टू इनहेंस ऑपरेशनल रेडीनेस डिस्पाइट सप्लाई चेन डिसरप्शन कॉज्ड बाय जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही, देखो कितनी टेक्निकल लैंग्वेज है। पहला वर्ड क्या है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। क्या है कि भाई रसिया और यूक्रेन वॉर चल रही है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या है डोमेस्टिक फर्म को हायर किया गया। दूसरा क्या है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कंट्री और कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, चाहे कोल्ड वॉर हो चाहे रेगुलर वॉर हो, तो बिल्कुल सही है। इट अलाइन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है जिसके हेड जो होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो उसके तहत इसको मेक वन कैटेगरी में आता है। बिल्कुल ठीक है ये। इट प्रमोट आत्मनिर्भर भारत बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लॉन्ग टर्म वेपन सस्टेनेबिलिटी। बताओ ये ठीक है या गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इट it is conflict with the Indo-Russian intergovernmental agreement thereafter require explicit waiver to Russian authority। बिल्कुल गलत, ये नहीं है, ये आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सप्लाई चेन की डिले की बात की गई, ये सही है। अब क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर होता है, इसको कैटेगरी 1 मेक और मेक कैटेगरी 2 में रखा गया। तीसरा क्या कह रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत को दिखाता है, क्योंकि
जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो इंडिया में ही होगी। इससे सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइकली विदिन द स्कोप ऑफ इंडिया-रसिया एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और रसिया के एग्रीमेंट के बीच में नो सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेवर, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड से रिलेटेड है। देखो क्वाड कब फॉर्म हुआ मैंने ये आपको बताया, मगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है। एमसीक्यू भाई ईज़ी नहीं होता है, इसीलिए मैं ईज़ी नहीं लाता हूँ। आपको अगर एमसीक्यूज़ भी मैं ईज़ी देने लगूँगा, तो क्या होगा आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा है, बहुत यूपीएससी ईज़ी है। जिसको तैयारी नहीं करना अभी घर बैठ जाओ, इसी तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। क्वाड इज़ अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस अंडर आर्टिकल 5 ऑफ मल्टीलेटरल ट्रीटी। भाई ये मिलिट्री अलायंस मैंने बताया था कहीं? बिल्कुल नहीं बताया था। ये नाटो नहीं है जो आप नाटो समझते हो, तो पहला गलत हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब ए और सी बचा। इट फोकस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इन इंडो-पैसिफिक इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड मैरीटाइम। बिल्कुल सही। भाई ये मेनली क्वाड का फॉर्मेशन चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था कि चाइना का जो डोमिनेंस है पैसिफिक रीजन में, जिसे एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम इंडो पैसिफिक रीजन किया गया जहां पर इंडिया की डोमिनेंस देखने को मिले। मालाबार नवल एक्सरसाइज आज कंडक्टेड एनुअल अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क बट नॉट एक्सक्लूसिवली क्वाड मेंबर। बिल्कुल सही कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो यूएसए और इंडिया में होती थी। धीरे धीरे जापान और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया, मतलब अब चारों मेंबर है, मगर एक्सक्लूसिवली क्वाड के मेंबर की नहीं होती है। इसमें और भी मेंबर को इनवाइट किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला कौन सा है? क्वाड फाउंडेशनल विजन इज अलाइंड विद प्रमोटिंग फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए दूसरा तीसरा चौथा सही है। अब देखो पहला इनकरेक्ट है, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। दूसरा करेक्ट है, ब्रॉड एरिया साइबर क्राइम और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी, वैक्सीन, ये सब देखा जाता है। मालवार एक्सरसाइज में इंडिया यूएस हैं। पहले ये बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, अब जो है जापान ऑस्ट्रेलिया हो गए, और नॉन क्वाड मेंबर को भी इसमें इनवाइट किया जाता है। ये क्वाड कंसिस्ट कर फ्री ओपन और रूल बेस्ड सिस्टम को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन से आप लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमने ये आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गुड, बेस्ट ज़रूर लिख दीजिए। 2 शब्द लिखेंगे तो यूट्यूब की रीच बढ़ेगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि फ्री इनिशिएटिव भाई ईज़िली जाते नहीं हैं। लोग साइबर पर हावी रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।